हेलो दोस्तों, लर्नर भैया में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा छठी के एनसीईआरटी विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो इसमें हम संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहेगा। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को शामिल किया गया है और इसके माध्यम से पूरी बुक को रिवीजन किया जाएगा। तो चलिए हम इस बुक को पूरा रिवीजन करते हैं वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 1 है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो पौधे और जंतु। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जंतु केवल अन्य जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। शहद मधुमक्खियां कहाँ से एकत्रित करती है? फूलों के मकरंद से। मधुमक्खियां मकरंद को किस रूप में संचित करती है? तो ये शहद के रूप में, छत्ते में। अंकुरित बीजों से किस पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन ए, बी और सी की मात्रा बढ़ जाती है। पौधे के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? खाद्य भाग। मूंग और चने के बीजों को पानी में भिगोकर रखने से क्या उग जाते हैं? तो अंकुर उग जाते हैं। पादप आधारित किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम बताएं। तो अनाज और दालें। हमारे भोजन में मिलने वाले मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं? तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन किन्हें कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को। शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को। आयोडीन किस पोषक तत्व की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग होता है? तो मंड या कार्बोहाइड्रेट के। मंड की उपस्थिति पर आयोडीन का रंग कैसा हो जाता है? तो नीला से काला। प्रोटीन के परीक्षण में कॉपर सल्फेट और किस रसायन का उपयोग होता है? तो ये कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। प्रोटीन परीक्षण के दौरान बैंगनी रंग क्या दर्शाता है? तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सक्रिवी। और इसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। और इसकी कमी से हड्डियों का कमजोर होना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो ये अस्थियों और दांतों का क्षय होना यानी कमजोर होना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा, जिसे गिवेटर रोग भी कहते हैं। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो अक्लाप्ता, इसे अनीमिया भी कहते हैं। आहारीय रेशे को और किस नाम से जाना जाता है? रुक्षांश। रुक्षांश हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? या बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और जल। विटामिन हमारे शरीर को किस कार्य के लिए चाहिए? तो विभिन्न रोगों से रक्षा के लिए। चावल में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड। रेशे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित।
कपास और जूट किस प्रकार के रेशे हैं? तो प्राकृतिक रेशे हैं और ये पादप स्रोत रेशे हैं। ऊन और रेशम किस प्रकार के रेशे हैं? ये भी प्राकृतिक रेशे हैं, लेकिन ये जंतु से प्राप्त रेशे हैं। नायलॉन और पॉलिएस्टर किस प्रकार के रेशे हैं? ये संश्लेषित रेशे हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। कपास के पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है? तो ये काली मिट्टी अच्छी होती है। कपास के फल यानी कपास गोलक से रेशे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कटना या ओटना विधि कहते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसे कढ़ाई या कताई कहते हैं। कताई के लिए उपयोग होने वाले 2 साधारण उपकरणों के नाम बताएँ? तो ये तख्ली और चरखा। धागों से वस्त्र बनाने की 2 मुख्य विधियाँ कौन-सी है? तो ये बुनाई और बँधाई। हथकरघा और पावर लूम का उपयोग किस लिए होता है? तो वस्त्रों की बुनाई के लिए। जूट यानी पटसन के पौधे किस भाग से रेशा से प्राप्त किया जाता है? तो ये तने से। जूट की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? तो ये वर्षा ऋतु में। नारियल के बाहरी आवरण से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? तो ये कोयर कहलाता है। रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के कोकून से। ऊन किस जंतु के बालों से प्राप्त होती है? तो भेड़, बकरी, आप और खरगोश से। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट वे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, वे क्या कहलाते हैं? तो वे अपारदर्शी कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देखा जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो वे भास या पारभासी कहलाते हैं। ट्रांसलूसेंट। कांच और जल किस प्रकार के पदार्थों के उदाहरण हैं? पारदर्शी पदार्थ। लकड़ी और गत्ता किस प्रकार के पदार्थों के उदाहरण हैं? अपारदर्शी। तेल लगा कागज किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? पारभासी। पदार्थों को समूहीकृत करने से क्या लाभ होता है? तो अध्ययन और वस्तुओं को खोजने में सुविधा होती है। क्या सभी पदार्थों की चमक एक जैसी होती है? नहीं, धातुओं में चमक होती है, जबकि अन्य में नहीं। जल में घुलनशील पदार्थ का एक उदाहरण दें, तो ये नमक या चीनी। जल में अघुलनशील पदार्थ का एक उदाहरण दें, तो रेत या चॉक पाउडर। चावल या दाल से कंकड़, मिट्टी और भूसी को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये हस्तचयन विधि कहलाती है। अनाज के डंठलों से अन्य कणों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये थ्रेसिंग विधि कहलाती है। भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंके द्वारा पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये निष्पावन या फटकना विधि कहलाती है। मिश्रण के बड़े-बड़े कणों को छलनी से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये छानना विधि कहलाती है। गंदे पानी में अशुद्धियों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो ये अवसादन विधि कहलाती है। अवसादन के बाद साफ पानी को बिना हिलाए अलग करना क्या कहलाता है? तो निस्तारण। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? निस्पंदन या छानना। नमक और पानी के घोल से नमक को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो ये वाष्पन। वाष्पन और संघनन का संयुक्त प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये आसवन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें और अधिक विलय ना घोला जा सके। क्या तापमान बढ़ाने पर विलयन की विलेयता बढ़ती है? हाँ।
समुद्र के पानी से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन। भाप का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कागज को जलाकर राख बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। गुब्बारे का फूलना और फिर पिचक जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। पके हुए भोजन का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। बर्फ का पिघलकर पानी बनना कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। पौधों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, शाक, झाड़ी और पेड़। हरे कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। जिनके तने कठोर होते हैं लेकिन अधिक मोटे नहीं, आधार के पास से शाखाएं निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? ये झाड़ी। बहुत ऊंचे पौधे जिनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं क्या कहलाते हैं? वृक्ष या पेड़ कहलाते हैं। वे पौधे कमजोर तने के होते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये विसर्पी लता कहलाते हैं। जो पौधे सहारे के ऊपर से चढ़ जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये आरोही लता कहलाते हैं। पौधे के वह भाग जो जमीन के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो उसे जड़ कहते हैं। जड़ें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मूसला जड़ और झकड़ा या अपस्थानिक जड़। समांतर शिराविन्यास किनकी पत्तियों में पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में, जैसे बात करें तो घास, मक्का, गेहूँ। जालिकारूपी शिराविन्यास किनकी पत्तियों में होता है? तो द्विबीजपत्री पौधों में। पत्तियों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कौन सी गैस लेती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैसें छोड़ती है? तो ये ऑक्सीजन। फूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग कौन से हैं? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुष्प के मादा जनन भाग को स्त्रीकेसर। हमारे शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो इन्हें कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? आकार, सुरक्षा और सहारा। पसलियाँ कंकाल के किस भाग से जुड़कर पिंजरा बनाती है? तो वक्ष की अस्थि, अन्य स्ट्रम और मेरुदंड से। खोपड़ी हमारे शरीर के किस महत्वपूर्ण अंग की रक्षा करती है? तो मस्तिष्क की। कंधे और कूल्हे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कंदुक खलिका संधि। कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि होती है? तो हिंज संधि। हमारी खोपड़ी की अस्थियों के बीच की संधि कैसी होती है? अचल संधि। केंचुए में गति किसके माध्यम से होती है? पेशियों और पेशीय सूक के द्वारा। घोंघा किस अंग की सहायता से चलता है? तो पेशीय पाद द्वारा। कॉकरोच यानी तिलचट्टा में चलने और उड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं? 3 जोड़े पैर और 2 जोड़े पंख। किसी पौधे या जंतु का वह परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? तो वह आवास कहलाता है। मरुस्थल में रहने वाले पौधे और जंतु क्या कहलाते हैं? मरुभिद्ध कहलाते हैं या तो मरुस्थलीय जीव कहलाते हैं। इसे ज़ीरोफ़ाइट भी कहा जाता है। जलीय आवास का एक उदाहरण दें। महासागर, झील, तालाब। कैक्टस के पौधे में पत्तियां किस रूप में बदल जाती है? तो कांटों में।
कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो तने द्वारा। जल में रहने वाले पौधों जलकुंभी कहा जाता है कि तने कैसे होते हैं? हल्के, लंबे और खोखले, स्पंजी प्रकार के। मछलियों में तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं? तो पंख और पूंछ। मछलियाँ श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती है? तो ये गिल्स का उपयोग करती है, जिसे क्लोम कहते हैं। ऊँट के पैर गद्देदार क्यों होते हैं? ताकि रेत में धंसे बिना आसानी से चल सके। सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का एक उदाहरण दें। तो श्वसन, वृद्धि, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। प्राचीन काल में लंबाई मापने के लिए लोग किस अंग का उपयोग करते हैं? बालिश्त, हाथ और कदम। लंबाई का मात्रक मानक मात्रक क्या है? तो मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। सीधी सड़क पर चलते हुए कार की गति किस प्रकार की गति है? तो एक सररेखीय गति है। घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की होती है? वृत्तीय गति। झूले की गति किस प्रकार होती है? दोलन गति। सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? आवृत्ति गति। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? तो ये घूर्णन व स्थानांतरण गति का संयोजन। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? वे दीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य और जलता बल्ब। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वे क्या कहलाती है? अद्वित वस्तुएं, जैसे चंद्रमा, मेज। छाया बनने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है? तो एक प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। पिनहोल कैमरा से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो सरल रेखा में। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2। एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। विद्युत सेल में धनात्मक टर्मिनल कहाँ होता है? तो धातु की टोपी की ओर। विद्युत सेल में ऋणात्मक टर्मिनल कहाँ होता है? धातु की डिस्क की ओर। विद्युत बल्ब का वह पतला तार जो प्रकाश देता है क्या कहलाता है? तंतु या फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत धारा के बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। जब परिपथ में स्विच खुला यानी ऑफ होता है तो क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और इससे परिपथ टूट जाता है, टूटा होता है। विद्युत के सुचालक पदार्थों के 2 उदाहरण दें। तो लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम। विद्युत के कुचालक के पदार्थों के 2 उदाहरण दें। तो रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। क्या हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है? हाँ। चुंबक किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ये चुंबकीय पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। एक स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का सिरा हमेशा किस दिशा में आकर रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण। दिशा ज्ञात करने के लिए किस प्राचीन यंत्र का उपयोग किया जाता है? दिक्सूचक। दिक्सूचक की सुई हमेशा किस दिशा को दर्शाती है?
तो उत्तर-दक्षिण दिशा को। प्राकृतिक चुंबक का एक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? लॉन्डस्टेन या तो इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। यदि किसी चुंबक को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए, तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा का एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा और दोनों के 2 ध्रुव होंगे। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग पानी से ढका है? लगभग 2/3 यानी 71%। महासागरों का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण घुले होते हैं। जल चक्र में जल की कौन सी अवस्थाएं शामिल है? वाष्पन, संघनन और वर्षण। पौधे द्वारा पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। बादलों से जल का वर्षा, ओलावृष्टि या हिम के रूप में नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो वर्षण कहलाता है। भूजल स्तर नीचे गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक नलकूपों का उपयोग और वनों की कटाई। वर्षा के जल को एकत्रित करके भविष्य के उपयोग के लिए संरक्षित करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। महासागरों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा और नदियों का पानी। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली हवा की परत को। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसों की मात्रा कितनी होती है? तो 1%। क्या वायु एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? वह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जल में रहने वाले जीव श्वसन के लिए कौन सी ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का। पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पवन चक्की चलाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो बहती हुई वायु की ऊर्जा का। मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवों जैसे केचुआ को सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलती है? तो मिट्टी के कणों के बीच की हवा से। कचरे का निप कचरे का निपटान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं? तो ये भराव क्षेत्र कहलाते हैं। लाल केंचुओं द्वारा कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। कौन सा कचरा केंचुओं द्वारा खाद में नहीं बदला जा सकता है? तो प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, जो कि यह अजैविक कचरा है। कागज का पुनर्चक्रण संभव है या नहीं? तो ये संभव है। प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए हमें किन थैलों का उपयोग करना चाहिए? तो जूट या कपड़े के थैले। 3R यानी 3RS सिद्धांत का अर्थ क्या है? कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग यानी रीयूज और पुनः चक्रण यानी रिसाइकल। अजैविक कचरा किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होता, जैसे प्लास्टिक। हमारे शरीर का अधिकांश भाग किससे बना है? तो जल से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क अवस्था में 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग 300।
पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश किस भाग द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्लोरोफिल यानी हरित लवक से। हमारे दांतों की ऊपरी सफेद परत को क्या कहते हैं? तो इन्हें इनेमल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। लार भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करती है? तो मंड यानी शर्करा को में बदलती है। मंड को शर्करा में। भोजन का पाचन मुख्य रूप से हमारे शरीर के किस अंग में पूरा होता है? तो छोटी आंत में। हमारे फेफड़े शरीर के किस गुहा में सुरक्षित रहते हैं? तो वक्ष गुहा में। श्वसन दर एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में विश्राम की अवस्था में कितनी होती है? तो लगभग 15 से 18 प्रति मिनट। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी अंतः श्वसन करते हैं तो पसलियां कहाँ गति करती है? तो ऊपर और बाहर की ओर। जब हम सांस छोड़ते हैं यानी उच्छ्वसन करते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाता है? अपनी मूल स्थिति में ऊपर की ओर। केचुए किस अंग से सांस लेते हैं? तो अपनी नम और पतली त्वचा से। कीटों जैसे तिलचट्टा में श्वसन के लिए छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो श्वान रंध्र कहलाते हैं। जलीय जीवों जैसे मछली में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो गिल्स यानी क्लोम। पसीने के माध्यम से शरीर से क्या बाहर निकलता है? तो जल और अतिरिक्त लवण। हमारे रक्त को छानने यानी शुद्ध करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये विकक करता है। बीज के अंदर भावी पौधा किस रूप में मौजूद होता है? तो भ्रूण के रूप में। बीज के अंकुरण के लिए किन तीन मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है? जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। आलू में पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार क्या कहलाते हैं? तो आँख जिनसे नया पौधा उगता है। गुलाब और चमेली के पौधे मुख्य रूप से किस विधि द्वारा उगाए जाते हैं? तो कर्तन और या कलम लगाना। बायोमास ऊर्जा का एक उदाहरण क्या है? सूखी लकड़ियाँ और गोबर। सौर ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में सीधे किया जाता है? तो सौर सेल या सोलर कुकर में। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कारखानों का गंदा पानी और नालियों का कचरा सीधे नदियों में गिराना या गिरना। ओजोन परत हमें सूर्य की किस हानिकारक किरणों से बचाती है? तो परावैंगनिक। वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा में कमी और मृदा अपरदन, ग्लोबल वार्मिंग। हमारे शरीर में वन महोत्सव प्रतिवर्ष हमारे देश में वन महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई के महीने में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि चुंबक को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा फिर से दो ध्रुव बना लेता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? लगभग 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। विज्ञान विषय हमें क्या सिखाता है? तो चारों ओर की दुनिया को प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा समझना। तो क्लास 6 का रिवीजन हो चुका है। चैप्टर 22 पूरे बुक को रिवीजन करा दिया गया है। इसमें आप ये पूरे बुक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।